शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का हाउसिंग फाइनेंस LIC HFL के शेयर शुक्रवार को करीब 13% चढ़ गए। दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही में कंपनी का कर चुकाने के बाद का लाभ 6% बढ़ा था। BSI सेंसेक्स पर कंपनी के शेयर 12.63% की बढ़त के साथ 389 रुपए पर पहुंच गए। निफ्टी पर यह 12.59% बढ़कर 389 रुपए पर आ गए। एडिबल ऑयल और दूसरे फूड प्रोडक्ट बनाने वाली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर के IPO को निवेशकों का सुस्त रिस्पांस मिला है। इश्यू के दूसरे दिन यानी 28 जनवरी को दोपहर 2:45 बजे तक ये 100% भी नहीं सब्सक्राइब हो पाया है। अडानी विल्मर के IPO में 31 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है। यह साल 2022 का दूसरा IPO है और कंपनी का अपने IPO के जरिए 3,600 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने आज कपड़ा के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा 14 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले कपड़ा के लिए PLI स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख 31 जनवरी 2022 तक थी। टेक्सटाइल में PLI योजना को सितंबर में कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर में विशेष सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कपड़ा क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों की योजना को सितंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। RBL बैंक प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक के दिसंबर तिमाही Q3 FY22 के नतीजे एसेट क्वालिटी और ब्याज इनकम NII के लिहाज से बेहतर रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को बैंक शेयर पर दबाव देखा गया। कारोबार के आखिर में RBL बैंक का शेयर 3.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक ने 27 जनवरी को अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक का सालाना आधार पर मुनाफा 6% बढ़ा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 69% की वृद्धि के साथ 279 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 165 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। L&T Q3 रिजल्ट। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लॉसन और ट्यूब्रो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 17% घटकर 2055 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,648.33 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि L&T ने ये भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन में विनिवेश से हासिल हुई आय को भी मुनाफे में जोड़ा गया था। इसकी वजह से पिछले साल मुनाफा अधिक दर्ज हुआ था और उसकी तुलना में इस साल इसमें कमी देखी जा रही है। भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल कंपनी द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल टेक्नोलॉजी जायंट गूगल के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद 28 जनवरी को भारती एयरटेल के शेयरों में 6% का उछाल देखने को मिला। आज सुबह 9:34 बजे कंपनी का शेयर 711.8 रुपए के भाव पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार कर रहा था। गूगल द्वारा भारतीय एयरटेल में $70 करोड़ रुपए का निवेश करके हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। भारतीय एयरटेल कंपनी के 7.12 करोड़ शेयर गूगल को 734 रुपए के भाव पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी करेगी, जो कि 27 जनवरी को बंद भाव से 4% का प्रीमियम भाव है। वेदांत फैशंस IPO। मान्यवर ब्रांड नेम से पारंपरिक पोशाक बनाने वाली कंपनी वेदांत फैशंस का इश्यू 4 फरवरी को खुल रहा है। कंपनी ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 824 से 866 रुपए तय किया है। वेदांत फैशंस इस IPO से 3,149 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इश्यू 3 फरवरी को खुलेगा।
वेदांत फैशंस का IPO 4 फरवरी को खुलेगा और 8 फरवरी को बंद होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुई तिमाही के तीसरी तिमाही में नतीजे घोषित कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही के 1853 करोड़ रुपए से बढ़कर 2131.4 करोड़ रुपए पर आ गया है। बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर 15% की बढ़त देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 707 करोड़ रुपए पर रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 3468% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 29% की गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि इसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 292 करोड़ रुपए पर रहा था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सिर्फ 19.8 करोड़ रुपए रहा था। देश की बड़ी FMCG कंपनी मैरिको ने 28 जनवरी को वित्त वर्ष 2021 से 22 के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस अवधि में कंपनी की आय सालाना आधार पर 13.4% की बढ़त के साथ तीसरी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 13.4% की बढ़त के साथ 2407 करोड़ रुपए पर रही है। वहीं कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 1.6% बढ़कर 317 करोड़ रुपए रहा है। तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का मुनाफा लगभग सपाट रहा है। वित्त वर्ष 2021 से 22 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 316 करोड़ रुपए पर रहा है। वेदांता लिमिटेड ने 28 जनवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 4224 करोड़ रुपए से बढ़कर 5354 करोड़ रुपए पर आ गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC बनाई है और स्टार्टअप्स में $1 अरब लगाने की अपनी बड़ी योजना के तहत दो कंपनियों एडटेक फर्म एडोमो निजी लिमिटेड, एडटेक फर्म एडमोटिविटी LTD और B2B सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अर्बन पेपर टेक्नोलॉजी B2B सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अर्बन पाइपर टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। स्पाइस जेट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले इसके शेयरों पर दबाव दिख रहा था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसके भाव 7% तक उछल गए। इंट्राडे में आज ये 63 रुपए के भाव पर खुला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 65.60 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गया। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा, सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने आज से अपना प्रभार संभाल लिया है। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है। सरकार 2 दिनों के बाद 31 जनवरी को वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे जारी करने वाली है और उसके एक दिन बाद 1 फरवरी को उसे वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट पेश करना है। ब्रिटानिया क्यूटिन रिसर्च कॉलन दिग्गज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 14% की ग्रोथ के साथ 3,531 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड सेल्स दर्ज की। कंपनी को मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ और मार्केट शेयर में बढ़ोतरी का फायदा मिला। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 5% रही, जो बाजार के 1 से 2% के अनुमान से बेहतर रही। टाटा कॉफी लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि मजबूत आय के दम पर दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के दौरान उसका संचयी शुद्ध लाभ 38.42% बढ़कर 69.46 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसने 50.18 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।